जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जिला जनपद पंचायत का गठन। इसके पहले हमने ग्राम पंचायत का गठन देखा है और आरक्षण लाट कैसे निकालते हैं ये देखा था। आज हम देखने वाले हैं जनपद जिला पंचायत का गठन कैसे होता है। मतलब एक जिला पंचायत में कितनी बॉडी होती है, कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं। उसी प्रकार जनपद पंचायत में कितने सदस्य होते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं, नामित होते हैं या फिर चुना जाता है। आइए अब हम समझते हैं जिला जनपद पंचायत की स्थापना कैसे होती है। इसमें हम एक कंपैरेटिव के हिसाब से देखेंगे कि जनपद और जिला कैसे चुनाव होता है। एक और हम जिला देखेंगे, एक और हम जनपद देखेंगे। इससे पहले हमने ग्राम पंचायत का एक यूनिवर्सल देखा था जिसमें बहुत सारे बातें थी, इसलिए उसको अलग रखा गया था। जिला और जनपद पंचायत की स्थापना में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है कि कौन सदस्य किस पंचायत का मेंबर होगा, इसलिए हम आज इसको कंपैरेटिव एक स्थान पर एक ही जगह देख लेंगे। पहले देखते हैं जनपद पंचायतों की स्थापना। हमने पहले वीडियो में ही जब पंचायती राज छत्तीसगढ़ अधिनियम पंचायत राज अधिनियम छत्तीसगढ़ पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में 3 स्तर की पंचायतों का गठन होता है। पहला स्तर है जिला, दूसरा जनपद और तीसरा है ग्राम पंचायत। जनपद पंचायत बनाने के लिए एक कंडीशन थी, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो वहाँ जनपद पंचायत की स्थापना नहीं होगी। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में की आबादी 20 लाख से अधिक है, करोड़ों में है, तो हमारे यहाँ प्रत्येक ज़िले में जनपद पंचायत की स्थापना हुई है। हमने पहले ग्राम पंचायत को देख लिया, अब देखेंगे जनपद पंचायत की स्थापना कैसे होती है। गठन, स्थापना नहीं, गठन। स्थापना मतलब बनाना होता है, गठन मतलब उसके अंग कितने सदस्य होते हैं और कौन वहाँ पे कार्य करता है। उसी प्रकार हम जिला देखने वाले हैं। सबसे पहले किसी जिले को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है जिला, जनपद और ग्राम। तो अब हम जनपद को देखते हैं। जनपद को देखते हैं, मान लेते हैं कि ये एक जनपद पंचायत है, किसी जिले का ये जनपद पंचायत का संपूर्ण जनपद पंचायत का क्षेत्र है। एक जनपद पंचायत में हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 90 या 100 गांव होते हैं, तो इसमें 90 या 100 गांव को मिलाकर एक जनपद पंचायत बनाता है। इसी 100 गांव में हम एक मान लेते हैं कि इसमें 100 गांव हैं, तो इसी 100 गांव को पुनः 10 से 25 भागों में डिवाइड किया जाएगा, मतलब निर्वाचन क्षेत्र। जनपद पंचायत की स्थापना करने से पहले हम उस जनपद पंचायत को निर्वाचन क्षेत्र में बांटते हैं, जिसमें न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है और अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। इसी 10 या 25 को हम बराबर बराबर भागों में इस तरह बांट देंगे। इस तरह हम प्रत्येक क्षेत्र में एक जनपद पंचायत को 10 से 25, यहाँ याद रखिएगा 25 ये अधिकतम सीट है और ये न्यूनतम सीट है। 10 से कम नहीं हो सकता, आपका 9 सीट नहीं हो सकता या फिर 26 नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखें। 26 से कम हो सकता, 10 से 11 हो सकता है, 11 से 20 हो सकता है, 22 हो सकता है। एकदम 25 होना भी ऐसा तय नहीं है, मिनिमम 10 भी हो सकता है। इस प्रकार हम 10 से 25 सीटों के बीच ही उसको बांटेंगे। अब हम समझते हैं कि हम इसको निर्वाचन क्षेत्र में तो बांट दिए, अब इसमें कुछ आरक्षण भी होंगे। निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण भी होगा, इसीलिए तो किसी जनपद पंचायत में जब सदस्य चुने जाते हैं तो कोई ओबीसी रहता है, कोई एसटी रहता है, कोई महिला होता है। इस प्रकार इसको आरक्षण क्षेत्र में भी बांटा जाता है। अब इसका आरक्षण क्या होगा, इसको कैसे निकाले जाएंगे। तो इसमें जितने सीट हैं, मान ले जाए इसको टोटल 20 सीट में डिवाइड किया गया है, तो 20 सीट में हमको एसटी, एससी और ओबीसी को पहले एसटी एससी को आरक्षित करना, फिर एसटी को। तो इसका रेशियो क्या होगा। इस जनपद पंचायत में जितनी जनसंख्या निवासरत है, एसटी की, ओबीसी की या एससी की, उसी अनुपात में हम सीट को आरक्षित करेंगे। यहाँ से कौन चुन के आने वाले हैं, यहाँ से सदस्य चुन के आने वाले हैं।
सदस्य। इसको निर्वाचन क्षेत्र बोलेंगे, निर्वाचन क्षेत्र 1, 2, 3 इस प्रकार। और यहाँ से जनपद पंचायत के सदस्य चुनकर आने वाले हैं। इसी प्रकार जिला पंचायत का भी देखेंगे कि जिला पंचायत का सदस्य कैसे चुनकर आता है। एक क्षेत्र में 3 से 4 गांव होते हैं। एक क्षेत्र में 3 से 4 गांव होते हैं। सदस्य कौन होता है? निर्वाचन क्षेत्र से जो व्यक्ति जीत कर आता है वो सदस्य कहलाता है। और निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण ST, SC और OBC के लिए होगा। इन्हीं में 50% महिला भी होंगी। इसी में 50% महिला भी होंगी। तो उन सब सदस्य जो चुन कर आएंगे, महिला, पुरुष, ST, SC, OBC, उनको हम सदस्य कहेंगे, जो निर्वाचित सदस्य होंगे। ये निर्वाचित सदस्य होंगे। और कुछ और सदस्य होते हैं जिसको नामित सदस्य भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ निर्वाचन क्षेत्र से जो जीत कर आता है उसको हम निर्वाचित सदस्य बोलते हैं। अब देखते हैं निर्वाचित सदस्य। और अब देखते हैं कि एक जनपद पंचायत किनसे मिलकर बनता है। पहला होगा निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आते हैं, निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनकर आते हैं। दूसरा होता है उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। ये भी निर्वाचन क्षेत्र से ही चुने जाते हैं, लेकिन ये सदस्य के रूप में चुने जाते हैं लोगों द्वारा। इनका चुनाव सदस्य के द्वारा होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आपस में चयनित सदस्यों में से किया जाता है। याद रखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्य जो चुन कर आए हैं निर्वाचन क्षेत्र से, वही लोग आपस में किसी एक को सदस्य चुनेंगे और किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। यह इसका भी एक चुनाव होता है, यह प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हाथ खड़ा करके कि हम इसको सदस्य बनाएंगे, इसको उपाध्यक्ष बनाएंगे, ऐसे निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए भी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होती है, इसमें वोटिंग होती है। लेकिन इसको अप्रत्यक्ष इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये समस्त जनता द्वारा चुन के नहीं आती, ये केवल कुछ निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसका चुनाव अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव है, जबकि सदस्य क्या प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये होता है। अब देखते हैं पहली बॉडी तो हमको पता चल गया कि सदस्य, ये हो गया सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, इन सब मिलकर बनती है। दूसरी, यदि उस जनपद की यदि विधानसभा के सदस्य, यदि उस जनपद से कोई विधानसभा का सदस्य है जिसका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण हो, अर्थात हमने जनपद पंचायत को विभिन्न वार्ड क्रम में बांटा था, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा था। उन्हीं निर्वाचन क्षेत्र में से किसी एक क्षेत्र से विधानसभा का कोई सदस्य है तो वो भी यहाँ का सदस्य होगा। या इसके द्वारा नामित व्यक्ति, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित क्षेत्र ग्रामीण हो अंशतः या पूर्णतः, तो वह जनपद पंचायत का एक अंग होगा, उसका सदस्य गिना जाएगा। ये हो गया। या फिर ये विधानसभा के सदस्य अगर खुद नहीं आते हैं तो वह अपना एक प्रतिनिधि को बैठकों में भेज सकता है, वो भी वहाँ का सदस्य माना जाएगा। इनमें से कोई में से एक आता है, या तो विधानसभा का सदस्य स्वयं आएगा जिनका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण में अंशतः पूर्णतः, या उसका एक प्रतिनिधि आएगा। एक तीसरा स्तर का होता है जनपद पंचायत के सरपंचों का पंचानुक्रमण। अबे पंचक्रम क्या होता है, पंचानुक्रम क्या होता है? मतलब 5 साल में एक एक क्रम बनाया जाता है। हर एक साल में एक क्रम होता है, उसको पंचानुक्रम होता है। जनपद मान लिया जाए, जनपद पंचायतों की सरपंचों की संख्या 100 है, तो एक साल में 20 सरपंच यहाँ के सदस्य माने जाएंगे। दूसरे साल में फिर 20 सदस्य यहाँ के सरपंच में, इसी प्रकार 5 साल तक सदस्यों बदल कराएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई सरपंच पहले किसी साल में
उस जनपद का सदस्य बन चुका है या नामित हो चुका है तो उसको पुनः दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ जितने लोग बन चुके हैं उनमें से कोई भी लोग यहाँ नए बनकर नहीं आ सकते, ऐसा रूल है। यदि इस 20 सरपंच में से कोई खंड के अधीन कोई समिति का सदस्य है, ये 100 सरपंच है, इनमें से यदि कोई एक भी सरपंच इस खंड के सदस्य, इस खंड में बहुत सारे समितियां होती है, उस समिति का यदि कोई वह सदस्य है तो उसे इस 20 में शामिल नहीं किया जाएगा। समझते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। 100 सरपंच थे, यदि इनमें से कोई एक सरपंच 100 सरपंच थे, इनमें से कोई एक सरपंच उस खंड के किसी समिति का सदस्य है, उस खंड के किसी समिति का सदस्य है तो वह सरपंच उस पंचानुक्रम में शामिल होने वाले सरपंचों की गिनती में नहीं आएगा। शामिल होने वाले इस 20 सरपंच में इसका नाम नहीं रहेगा, क्योंकि वह पहले से ही कि उस खंड के किसी समिति के सदस्य है, इसलिए उसका नाम नहीं आएगा। तो रिवाइज कर लेते हैं जनपद पंचायत की स्थापना कैसे होती है। जनपद पंचायत की स्थापना एक जिला के अंतर्गत होती है और उसको 10 से 25 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण होता है जो वहां निवास करने वाली जनता के अनुपात के आधार पर होता है। सदस्य कौन होते हैं, तो पहला सदस्य निर्वाचित होते हैं जो प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं और यही चुनी जनता के द्वारा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की चुनाव होती है। दूसरा है विधानसभा का सदस्य। यदि उस जनपद पंचायत के किसी क्षेत्र के ग्रामीण पूर्णतः आंशिक रूप से विधानसभा के सदस्य उस क्षेत्र से चुने जाते हैं तो वो भी उस जनपद पंचायत का सदस्य होगा या उसके द्वारा नामित व्यक्ति। तीसरा होता है जनपद पंचायत के समस्त सरपंचों का पंचानुक्रम। जितने भी जनपद पंचायत में सदस्य हैं, जितने भी जनपद पंचायत में सरपंच है, उन सरपंचों को 5 साल मिलाकर 5 भाग में बांटकर अलग अलग साल में उनको सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाता है और कोई एक सरपंच एक बार बनने के बाद दोबारा बनने के लिए पात्र नहीं होता है। अब हम देखते हैं जिला पंचायत। जिला पंचायत की स्थापना कैसे होती है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिला पंचायतों की स्थापना यह सबसे ऊपर लेवल का पंचायत है। जिला पंचायतों की स्थापना भी निर्वाचन क्षेत्र में बांटकर की जाती है। मात्र जिला पंचायत है, इसको निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह हमने निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया। तो इसमें निर्वाचन जैसे जनपद पंचायत में था वैसे ही जिला पंचायत में भी है। निर्वाचन क्षेत्र इसमें मिनिमम आप 10 और अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्र में बांट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 35 हो, 35 से कम भी हो सकता है, लेकिन 10 से कम नहीं होगा। 10 से किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होगा। हाँ, यहाँ जनपद पंचायत में देखिए कि एक निर्वाचन क्षेत्र में जनपद पंचायत की स्थिति में 5,000 की जनसंख्या होती है एक निर्वाचन क्षेत्र में। उसी प्रकार जिला पंचायत में देखेंगे तो जिला पंचायत में उसकी संख्या बढ़ जाती है और वह 50,000 होती है। एक निर्वाचन क्षेत्र में 50,000 एक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या 50,000 होती है। उसी प्रकार 10 से 35 में निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है और उसकी प्रत्येक की जनसंख्या समान रखा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण, जिस प्रकार जनपद पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण देखे थे कि वहाँ निवास करने वाली, इस पूरे जिला पंचायत के क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का जो अनुपात होगा वही ST SC OBC का अनुपात होगा। मान लेते हैं ST का अनुपात यदि 10% है तो इसमें जितने भी सीट उपलब्ध होंगे, मान लेते हैं 35 सीट है, 35 सीट है तो 35 का 10% कितना होता है? 35 का 10% निकाल लीजिए, ये 3.5 मतलब
3.5 मतलब 4 सीट आपके एसटी के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार एससी का होगा, ओबीसी का होगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि कौन कितना होगा और कैसे कब होगा। ये हम दोबारा नहीं देखेंगे, आप इसके लिए पिछले वीडियो मेरा देख लीजिएगा। तो ये हो गया निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण। इसमें महिलाओं को भी आरक्षित किया जाता है। जैसे एसटी का देखिए, एसटी में 4 सीट आया था, उसमें से आधा सीट अब महिला को चला जाएगा, तो अब महिला का सीट 2 हो जाएगा। उस प्रकार एसटी में दो महिला सीट हो गए और दो आरक्षित हो गए। आरक्षित मतलब एसटी के लिए ही आरक्षित है, उसमें महिला पुरुष फिर से आ सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो थोड़ा समझिए। यहाँ पे मान लेते हैं एसटी का 4 सीट था, आरक्षण करके 4 सीट आया, इसमें हमको महिला को भी देना है, तो इसमें फीमेल को हम 2 सीट देंगे, बचा 2, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इस 2 सीट में केवल महिलाएं ही लड़ सकती है, बाकी इस 2 सीट में महिला और पुरुष कोई में से दोनों ही लड़ सकता है। इसको बोलते हैं आरक्षित एसटी सीट। समझ में है? ये हो गया। ओबीसी के लिए भी वैसी होगा और एससी के लिए भी वैसी होगा। अब इसमें देखते हैं सदस्य कौन होंगे। पहला तो निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए हैं। पहला तो निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए हुए हैं वो निर्वाचित सदस्य होंगे, और इन्हीं निर्वाचित क्षेत्र में से एक उपाध्यक्ष होगा और एक अध्यक्ष होगा। ये इनडायरेक्ट चुनाव होगा और ये डायरेक्ट चुनाव होगा। डायरेक्ट चुनाव में सामान्य जनता जो ग्रामवासी हैं वे भाग लेते हैं, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष में जो निर्वाचन से चुनकर आए रहते हैं सदस्य वे लोग भाग लेते हैं। अगला देखते हैं इनमें और कौन सदस्य होगा। तो लोकसभा के सदस्य, मान लेते हैं किसी जिला पंचायत के किसी गांव, कोई भी जनपद का कोई गांव, जिला पंचायत में एक से अधिक जनपद पंचायत होते हैं और एक से अधिक ग्राम पंचायत होते हैं। तो उनमें से किसी गांव का यदि कोई लोकसभा सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है, वो क्षेत्र ग्रामीण हो सकता है, अंशतः ग्रामीण या पूर्णतः ग्रामीण, तो वो लोकसभा का सदस्य जिला पंचायत का सदस्य होगा। फिर से सुनिए, यदि किसी जिले के किसी गांव किसी जनपद से किसी गांव या जनपद से लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होता है, यदि उसका क्षेत्र उस जिले के अंतर्गत किसी गांव में आता है, तो वो जिला पंचायत का सदस्य होगा नामित, या उसके द्वारा किसी व्यक्ति को नामित किया जाएगा सदस्य बैठक वगैरह में भाग लेने के लिए। दूसरा है राज्यसभा के सदस्य जिले के मध्य। यदि कोई राज्यसभा का सदस्य है, वो कहीं से भी जीता हो, किसी भी ज़िले से, किसी भी, यदि उसका नाम मतदाता सूची के उस ज़िले में है, मान लेते हैं हमारे ज़िले के किसी ग्राम पंचायत में वो एक ऐसा व्यक्ति है जिनका नाम या इसका एड्रेस उस गांव में आता है और वह राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, तो वह जिला पंचायत के सदस्य होंगे। इसको एक बार थोड़ा समझते हैं। ये हमारा जिला पंचायत है, अब इसके अंदर एक जनपद पंचायत है और उस जनपद पंचायत में कोई गांव है। यदि इस गांव में किसी व्यक्ति का नाम है मतदाता सूची में, इस गांव में किसी व्यक्ति का नाम है मतदाता सूची में, और यदि यही व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, तो चाहे वो ग्रामीण हो या कुछ भी हो, तो वह इस जिले की ये जिला पंचायत का सदस्य कहलाएगा। लोकसभा के सदस्य के बारे में भी देख सकते हैं कि यही लोकसभा का सदस्य है। इसकी गांव में यदि कोई उसका नामित है व्यक्ति, उस क्षेत्र से वो लड़ा है, तो वो लोकसभा का सदस्य भी यहाँ का होगा। दूसरा है राज्य विधानसभा का सदस्य जो जिले से निर्वाचित हुआ हो। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं ये 2 जिला है, ये 2 जिला है। अब विधानसभा का क्षेत्र जिलों के हिसाब से बंटित नहीं होता, वहाँ 1 से 2 जिले भी हो सकते हैं। मान लेते हैं एक विधानसभा का एरिया हो गया, ये एक विधानसभा का एरिया हो गया। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा से निर्वाचित हुआ जिसका क्षेत्र ग्रामीण है,
जिसका क्षेत्र ग्रामीण है, ये एक जिला 1 और जिला 2। तो यहाँ से नामित होने वाला व्यक्ति इस जिले का भी सदस्य होगा और इस जिले का भी सदस्य होगा, ये ऐसे। और जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष को भी, ये जिला है, इसमें 3 जनपद हैं, तो इसमें से 3 अध्यक्ष निकलेंगे। तो इन तीनों अध्यक्ष को भी जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष 5 साल के लिए इस जिले के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यहाँ आपको ध्यान देना रहता है कि यहाँ ये जो सदस्य रहते हैं इतने, ये सामान्यतः मत नहीं देते, ये सामान्यतः किसी विशेष कार्य के लिए मत नहीं देते। इनका मत केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही दिया जाता है। आगे देखेंगे। अब आगे देखते हैं जिला जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है। तो ये सुनिए, मान लेते हैं किसी जनपद या जिले, हम एक साथ देखने वाले हैं क्योंकि दोनों का प्रोसेस सेम है। ये जनपद या जिला या फिर जनपद, दोनों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है। पहले तो पूरा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, विभिन्न खंड से सदस्य चुनकर आते हैं। ये सदस्य विभिन्न खंड से चुनकर आ गए, जनपद में भी और जिला में भी। इसके बाद एक बैठक बोले या सम्मेलन बोले, एक आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? विहित प्राधिकारी द्वारा। विहित जनपद के लिए प्राधिकारी होगा राजस्व, उपखंड अधिकारी राजस्व मतलब SDM, और जिला पंचायत के लिए प्राधिकारी होगा कलेक्टर, जो इस होने वाले उपाध्यक्ष अध्यक्ष के निर्वाचन की अध्यक्षता या पीठासीन अधिकारी होंगे या इसकी देखरेख या निर्देश पर काम किया जाएगा। तो जनपद पंचायत के लिए उपखंड अधिकारी द्वारा एक बैठक बुलाया जाएगा। उस बैठक में निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं, ये जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनको बुलाया जाएगा और इसे बोला जाएगा कि आप सभी में से एक अध्यक्ष चुनाव कराना है और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कराना है। इसी प्रकार जिला पंचायत में कलेक्टर एक बैठक बुलाएगा जिसमें सभी निर्वाचित सदस्य को आमंत्रित किया जाएगा या उनको बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कीजिए, जिसके लिए एक गुप्त मतदान होगा। कुछ एक आध वीडियो में हम समझा देंगे कि कैसे वो गुप्त मतदान होता है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया, कैसे बुलाया जाता है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, किस प्रकार उसका फॉर्म अपना नाम वापस लिया जाता है, क्या क्या चरणें होती हैं, वो सब हम एक वीडियो में समझा देंगे आने वाले वीडियो में। पहले हम यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इस सम्मेलन की सूचना दी जाएगी। अभी जो बताया हूँ कि जनपद के लिए SDM सूचना देगा और जिला के लिए कलेक्टर निर्वाचित सदस्यों को सूचना देगा। अब देखते हैं जिला जनपद का आरक्षण, जिला जनपद अध्यक्ष का आरक्षण कैसा होता है और जनपद जिला उपाध्यक्ष का आरक्षण कहते हैं। पहले हम जिला के अध्यक्षों का आरक्षण देख लेते हैं। ये एक जिला पंचायत है, मान लेते हैं ये एक राज्य है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये आपका स्टेट है, ये छत्तीसगढ़ राज्य है, यार हटाना, ये छत्तीसगढ़ राज्य है। इसमें बहुत सारे ज़िले होंगे, हमारे यहाँ तो 28 ज़िला है, अभी 29 ज़िला बन गया। तो सभी ज़िलों में कोई आरक्षित होती है अध्यक्ष के लिए। जिला क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार जिला के अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ये लाट किसके द्वारा निकाला जाता है? जिला के, हम अभी देख रहे हैं जिला के लिए देख रहे हैं, इसके लिए देख रहे हैं। तो जिला पंचायत के अध्यक्षों के लिए जो आरक्षण का लॉट है वो संचालक पंचायत संचालनालय द्वारा निकाला जाता है। ये आप याद रखिएगा, संचालक पंचायत द्वारा इसका आरक्षण का लॉट निकाला जाता है जो स्टेट लेवल पे होता है। संचालक पंचायत द्वारा लॉट निकाला जाएगा, स्टेट लेवल पे होगा। अब इसकी आरक्षण क्या होगा? आरक्षण ये होगा कि हमारे राज्य में जितने ST हैं, जितने SC हैं और जितने OBC हैं, इन सभी के
ओबीसी नहीं होता। ओबीसी तो 25% दिया जाता है, एक कंडीशन के आधार पे ओबीसी को दिया जाता है, तो ओबीसी नहीं होगा। हम एसटी और एससी को देखते हैं। एसटी का मान लिया मेरे यहाँ 30% है, सॉरी एसटी 12% है हमारे यहाँ। एसटी और एससी छत्तीसगढ़ राज्य में, तो एसटी हमारे यहाँ 10% मान लेते हैं, एससी 30%। तो इस हमारे पास जिला कितने हैं, 29 जिला हैं भी। तो इस 29 में से 10% आपका एसटी को जाएगा और 30% आपका एससी को जाएगा। ये एक लॉट द्वारा निकाला जाता है। मैं पिछले वीडियो में लॉट कैसे निकालते हैं मैं ये विस्तृत से बता दिया हूँ, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। इसको लॉट के माध्यम से निकाला जाता है। ये हो गया। अब किस ज़िले में कौन सा निकलेगा उसके हिसाब से वहाँ जनपद अध्यक्षों का चुनाव होता है। जैसे जिला नंबर 1, 2, 3 ये दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, धमतरी हो गया, बालोद हो गया, जांजगीर हो गया। इसमें जो आरक्षण आएगा उसके हिसाब से अध्यक्षों का चुनाव करना होता है। अब आगे देखते हैं सम्मेलन की। यहाँ जिला के लिए कलेक्टर सम्मेलन की सूचना बुलाएगा। इस सूचना में जितने निर्वाचित सदस्य रहेंगे वो लोग भाग लेंगे। मान ले जाते हैं हम बलौदाबाजार की बात करते हैं। बलौदाबाजार में एसटी महिला आया है, एसटी फीमेल। तो इस निर्वाचित जो जिला के निर्वाचित सदस्य वार्डों से चुनकर जो आए हैं उनमें से जो एसटी महिला होगी वही पात्र होगी यहाँ आवेदन करने के लिए। एक बार फिर सुन लीजिए, जैसा आरक्षण निकाला जाता है, जैसे एसटी महिला निकला है तो एसटी महिला ही उस चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र होगी। यदि एसटी महिला का एक ही महिला है तो एक ही महिला उसमें भाग लेगी और वो निर्विरोध जीत जाएगी। ये हो गया। अब ये लगे हाथ देख लेते हैं कि जिला के उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है। जिला के उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए भी वही सम्मेलन, एक ही सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों की नियुक्ति होती है। और इसका आरक्षण देखते हैं। उपाध्यक्ष का आरक्षण, तो उपाध्यक्ष का कोई ऐसा लिखित में आरक्षण नहीं होता है, लेकिन कहा गया है यदि किसी जिला की आरक्षित से उसको शून्य किया गया है, मतलब वहाँ जनरल आ गया है, जनरल सीट घोषित की गई है, तो वहाँ कोई जनरल व्यक्ति ही चुनकर आएगा। या जनरल व्यक्ति चुनकर नहीं आता, कोई उसमें एसटी, एससी, ओबीसी चुनकर आ सकता है। यदि बाय द वे यदि उस सीट के लिए जनरल व्यक्ति चुनकर आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ किसी जिले को अनारक्षित सीट प्राप्त हुआ है, किसी जिले को जनरल सीट प्राप्त हुआ है, तो जनरल सीट में तो एसटी भी आ सकते हैं, एससी भी आ सकते हैं और ओबीसी भी आ सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि कोई जनरल व्यक्ति जीत कर आ गया अध्यक्ष के लिए, या वो महिला हो या पुरुष, वो फीमेल हो या मेल, तो उपाध्यक्ष को किसी आरक्षित सीट का होना अनिवार्य है। या वो एसटी होगा, एससी होगा या ओबीसी होगा। तो उपाध्यक्ष को एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, पुरुष कोई भी हो सकता है, लेकिन वो अनिवार्य है। दूसरा केस देखते हैं, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस देखते हैं, यदि कोई एसटी महिला पुरुष चुनकर आ गया तो उपाध्यक्ष के लिए कोई भी आरक्षण लागू नहीं होगा। वो एसटी, एससी, जनरल कुछ भी उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। अब अगले देखेंगे हम जनपद पंचायत के लिए। जनपद पंचायत के लिए देखेंगे कि जनपद पंचायत के लिए प्राधिकारी होता है, उपखंड अधिकारी, और सम्मेलन की सूचना बुलाएगा और इसकी अध्यक्ष का आरक्षण देखते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष का आरक्षण देखते हैं। तो एक जिला में जितनी जनसंख्या होगी वो उस रेशियो को माना जाएगा। जैसे हमारी जनपद पंचायत में 6 सीट हैं, 6 सीट जनपद पंचायत में हैं,
और इस ज़िले की जनसंख्या का अनुपात जो होगा ST/SC का, उसी प्रकार इसको अनुपात में बांटकर सीट को बांटा जाएगा। इस प्रकार उसकी आरक्षण होगा ST/SC OBC, जो भी रूल कहता है जितना ST/SC होता है उसके हिसाब से इन 6 सीटों को ST/SC OBC या जनरल में बांट दिया जाएगा। बाकी उपाध्यक्ष का आरक्षण भी वैसा है जैसे मैंने जिला के लिए बताया है कि ये इसमें यदि कोई अध्यक्ष ST/SC या OBC से चुनकर नहीं आता तब की स्थिति में जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष को एक आरक्षित सीट, वो कुछ भी हो सकता है, ST/SC OBC कुछ भी हो सकता है, उसमें से चुनकर आएगा। अब देखते हैं नामों का प्रकाशन। नामों का प्रकाशन क्या होता है? जब निर्वाचित सदस्य चुनकर आ जा रहते हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद उनके नामों को प्रकाशित किया जाता है कलेक्टर द्वारा। राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है कि इस जनपद पंचायत का ये अध्यक्ष है और इतने सदस्य हैं, जैसे इस फॉर्मेट में उसको दिया जाएगा। पहला तो एक क्रमांक रहेगा, क्रमांक, नाम, पद नाम और उसका निर्वाचन क्षेत्र। ये हो गया नाम, पद नाम, क्रमांक, नाम, पद नाम, निर्वाचन क्षेत्र ऐसा होता है। ये संख्या होगी, ये ऐसा होगा, यहाँ पे किसी का नाम होगा ऐसे, उसका पद नाम, वो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है या सब सदस्य ऐसे, और उसका निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, किस निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक से वो निर्वाचित होकर आया। इस प्रकार नामों का प्रकाशन किया जाता है। इस प्रकार ये जिला के लिए भी होगा और जनपद के लिए भी होगा। अब देखते हैं प्रथम सम्मेलन क्या होता है। नाम प्रकाशन के बाद समस्त निर्वाचित नामित सदस्यों का एक प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसी प्रथम सम्मेलन की सूचना सबको दी जाएगी। प्रथम सम्मेलन की सूचना सभी को दी जाएगी जो उस निकाय, जनपद या जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, चाहे वो नामित हो सकते हैं या फिर निर्वाचित हो सकते हैं। इस प्रकार सभी को चांस दिया जाता है और प्रथम सम्मेलन की सूचना बोला जाती है। इसी प्रथम सम्मेलन से वो गठित पंचायत 5 साल के लिए कार्य करती है। प्रथम सम्मेलन से ही 5 साल के लिए वह पंचायत कार्य करती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।